नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मीणा। दृष्टि जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दृष्टि जीके ट्रिक्स क्लासेस जयपुर के द्वारा आगामी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस को टॉपिक वाइज ट्रिक्स, लॉजिक एवं अन्य टेक्निक विधियों के माध्यम से याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण में आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो एक बार आपको कंटेंट से अवगत करा देते हैं। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण, उसका प्रथम चरण 18 मार्च 1948। इस प्रथम चरण में उसका नाम क्या था, कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, उनमें कौन सा ठिकाना शामिल हुआ, ठिकाने के शासक कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, राजधानी क्या थी, कौन सी थी, प्रधानमंत्री कौन थे, उनको किस तरीके से याद किया जाए, याद करने की ट्रिक्स क्या है, याद करने की लॉजिक्स क्या है, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, उनमें जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल सदस्य है वो कहाँ कहाँ के हैं, उनको कैसे याद किया जाए, उनकी क्या ट्रिक्स क्या लॉजिक है। इसी प्रकार सेकंड चरण है जो 25 मार्च 1948 को हुआ, उसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई, कौन से ठिकाने शामिल है, इसकी मुख्य मुख्य विशेषता क्या है, ये सब चीजें वह उन्हें याद करने के ट्रिक्स, लॉजिक, अन्य सभी आज बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और ये एकीकरण वैसे बहुत सरल है, देखा जाए तो कठिन भी है, लेकिन इनको कई माध्यम से सरल बना दिया गया है। इसी को अपन भी थोड़ा सरल एवं आसान भाषा में समझने का आज प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमारा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 में प्रथम चरण लिया गया। प्रथम चरण में कौन कौन से रियासत शामिल की गई, ये सब चीजें इन पर सब पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी के से आपको अवगत करवा दिया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश था। स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान है वो छोटी छोटी अनेक रियासतों में बटा हुआ था। कैबिनेट के ज्ञापन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने 22 मई 1946 को यह घोषणा की कि जो ये छोटी छोटी रियासतें हैं उन सबको आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई बना लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़ी रियासत है, जो पड़ोसी रियासत है, जो बड़ी रियासत है, वे प्रांतों में शामिल हो जानी चाहिए। इसी के अंतर्गत इनको एक करने के उद्देश्य से एक सचिवालय का गठन किया गया, रियासती सचिवालय का। उसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको प्रमुख बनाया गया। तो उन्होंने ये घोषणा की कि जो रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है, वे रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व बनाए रख सकती है। अन्य बाकी की जो इनसे छोटी है या इस मापदंड को पूरा नहीं करती, उन्हें अलग से किसी प्रकार का अस्तित्व बनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। वे समस्त जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो आपस में मिलकर के एक बड़ी रियासत बना ले और इस मापदंड को पूरा कर ले। जब इस आदेश से राजाओं में तनातनी हुई, उनमें बेचैनी बढ़ने लगी, तो ये राजा जो छोटी छोटी रियासतें के राजा थे वे आपस में बातचीत करके मिलने की कोशिश की ताकि एक बड़ा 2-4 रियासतें मिलकर के एक बड़ी इकाई बना ले
और वे अपना पृथक से अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो जाए। लेकिन राजाओं में आपस में अपनी रियासतों को मिलाना नहीं चाहते थे और वे सब छोटी रियासत वाले भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो दूसरी रियासत में मिलना नहीं चाहते थे। जब ये स्थिति बनी रही तब भारत सरकार ने जो इनका सचिवालय था उनके प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 16 दिसंबर 1947 को घोषणा की कि ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनके राजा हैं, ये आपस में मिल नहीं सकते, आपस में ये दो चार रियासतें मिलाकर के एक बड़ी रियासत नहीं बना सकते, इनमें ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों न इनको सरकारी स्तर पर सभी को मिला करके एक बड़ी इकाई बना देनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उनको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश की कि इनको जैसा संभव हो 4, 5, 6, 7, 10 कितनी भी रियासतें हैं वो एक बार नहीं तो कम से कम टुकड़ों में ही सही इनको एक बड़ी इकाई बनाने में थोड़े सफल हुए। उन्होंने कोशिश की। कई रियासतें ऐसी रही जिनमें वहाँ के जो रियासत के राजा थे उनके कई साथी थे, उन्होंने इनका विरोध किया, वो नहीं चाहते थे संघ में मिलना, वो अपनी छोटी रियासतें क्यों न हो वो अपना अलग से अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब सारे जो अधिकतर है वो एक होने के लिए तैयार है, कुछ एक ही है जो अलग रहना चाहते थे, उनको उन्होंने खरी खोटी सुनाई, आधे हाथों लिए ऐसी कड़वी बात कही कि उनको उनके तन बदन में आग लगी, यानी मिर्ची लगने लगी। जब मिर्ची लगने लगी तो भाग भाग करके या किसी के माध्यम से अन्य राजाओं के माध्यम से संघ में शामिल हो गए। तो इनको जब एक तरह से कड़ी और सच्ची बात कहने लगी तो वो कड़ी और सच्ची बातें उनको चुभने लगी, उनकी जलन होने लगी। तो इन्हीं के आधार पे आज हम ट्रिक्स लॉजिक भी देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, उसका प्रथम चरण है 18 मार्च 1948। प्रथम चरण 18 मार्च 1948, इसका नाम था मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? 4 रियासतें शामिल थी, एक अलवर, दूसरी भरतपुर, तीसरी करौली, चौथी धौलपुर। इसमें एक ठिकाना था, ठिकाना का नाम नीमराणा था और नीमराणा अलवर में था। ठीक, नीमराणा जो ठिकाना था उसके शासक का नाम था राव राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राव राजेंद्र सिंह। वह उस समय इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को, ये धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख बनाया ये गणेश देवपाल को, जो कि करौली के थे। राजधानी बनाई अलवर की, अलवर को राजधानी अलवर को बनाई गई। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत और ये कहाँ के थे? अलवर के। ये सारी चीजें कैसे याद हो? तारीख भी याद होनी चाहिए, इसकी सन भी याद होनी चाहिए, ये राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, राजधानी है, प्रधानमंत्री, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। अब ये कैसे याद करें? क्या ट्रिक्स है तुम्हारे पास? अरे क्या लॉजिक है तुम्हारे पास? कैसे याद होगा तुम्हें? आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जब राजा, कई तो ऐसे जो सीधे साधे थे, अधिकतर वो तो चुपचाप सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके कार्यकर्ता के कहने पर वो एक इकाई बनाने के लिए वो संघ में शामिल होते गए। लेकिन कुछ एक ऐसे थे जो अड़ गए, नहीं माने, उनके रियासत के अन्य जो उनके पदाधिकारी थे वो भी नहीं माने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
उनको खरी खोटी सुनानी पड़ी, जब उनको कड़वी बात बोलनी पड़ी तो उनके तन बदन में आग लगी, मतलब उनकी जलन होने लगी, मिर्ची लगी। तो मुंशी जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, उन्होंने भी अपना मत सुझाया कि जो पहल पहल ये जो संघ बना रहे हैं अपन, इसका नाम मत्स्य संघ रख दो, और जो नहीं मानता है उनको आड़े हाथ लो, यानी उनको खरी खोटी सुनाओ, उनकी मिर्ची लगे, उनकी जलन लगे, उनकी तन बदन में आग लगे, तो और उनको इस प्रकार से वो करो ताकि वो भी संघ में शामिल हो जाए। तो उसी की कड़ी में देखते हैं उन पर क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से होता है। देखो ट्रिक्स है इसकी, मत मुंशी का अठै मिर्ची अड़ाले। जब वो नहीं मान रहे थे तो मत मुंशी का है कि अठे मिर्ची अड़ाले, ए बी सी डी नीमराना तू भगा ले। ये जदी भागेंगे, भाग भाग करके जदी शामिल होंगे जब इनके मिर्ची लगेगी। मतलब ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से बताया जा रहा है, आप इसको अन्यथा ना ले। मत मुंशी का अठे मिर्ची अड़ा ले, ए बी सी डी नीमराना तू भगा ले, और अठे अड़ती जनता से 184 कमा ले। मतलब इनको भगाना है, और अगर जो ज्यादा अड़ती है यहाँ की जनता तो उससे भी कमाने हैं। कितने कमाने हैं? 184। ठीक, क्या ट्रिक्स है? मत मुंशी का अठे मिर्ची अड़ा ले, ए बी सी डी नीमराना तू भगा ले, और अठे अड़ती जनता से 184 कमा ले। इसमें लगभग लगभग बहुत सारी चीजें याद हो गई आप। इसका विश्लेषण देख लेते हैं थोड़ा सा। मत, मत से आपका हो जाएगा मत्स्य, मत से मत्स्य। मुंशी, मुंशी से हो जाएगा आपका इस संघ का जो नामकरण किया था के एम मुंशी द्वारा किया गया था, उसका नाम है मुंशी। ठीक, अठे, अठे से आपका हो जाएगा 18, अठे से क्या हो जाएगा आपका 18। मिर्ची, मिर्ची से आपका हो जाएगा मार्च, मिर्ची से मार्च। और अड़ाले, अड़ाले से क्या हो जाएगा आपका 48, अड़ाले से क्या हो जाएगा आपका 48। ए से आपका क्या हो जाएगा अलवर, बी से आपका क्या हो जाएगा भरतपुर, सी से आपका क्या हो जाएगा करौली, और डी से क्या हो जाएगा आपका धौलपुर। नीमराणा से आपका हो जाएगा नीमराणा ठिकाना। ठीक, नीमराणा एक ठिकाना है, वो हो जाएगा। और तू से कोई मतलब नहीं। भय से आपका भान सिंह हो जाएगा। गा से आपका ये हो जाएगा गणेश देवपाल, गा से आपका क्या हो जाएगा गणेश देवपाल, जो प्राज प्रमुख थे। उसके बाद में जो नीचे ये अठे, अठे से क्या हो जाएगा आपका 18, 38 से आपका हो जाएगा 38, यानी 18.38 लाख। ये क्या थी जनता, वहां की जनता, यानी जनता यानी जनसंख्या, वहां की जनसंख्या कितनी थी 18.38 लाख। और 184, 184 उनकी वार्षिक आई थी, 184 कमाले। और कमाले, कमाले से क्या हो जाएगा कुमावत, कमाले से क्या हो जाएगा ये कुमावत हो जाएगा, कमाले से कुमावत। ठीक, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरहरि, ये नरहरि है, नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा भरतपुर फोर्ट में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल में निम्न को सम्मिलित किया गया। शोभाराम जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल थे। अब देखो वो सदस्य भी देखना है, वो कहां से हैं, वो भाई वो भरतपुर से हैं, कौन सी रियासत से हैं, उनको कैसे याद करें, उनके ट्रिक्स लॉजिक अपन देखेंगे। जुगल किशोर, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भरतपुर के हैं। जुगल किशोर जुगल किशोर चतुर्वेदी ये भरतपुर के हैं। और इनकी याद करने का लॉजिक है अपने पास, जुगल, जुगल से क्या हो जाएगा आपका जुगल, जुगल से जंगल, जंगल से कौन सा जंगल भारी जंगल, और भारी से आपका क्या हो जाएगा भरतपुर।
तो जुगल, जैसे ही जुगल शब्द आ जाएगा तो जुगल से जंगल है, जंगल से भारी जंगल है, भारी जंगल से भारी से भरतपुर, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मास्टर भोलेनाथ या मास्टर भोलानाथ, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट से है, यानी अलवर रियासत से है। अब भोलानाथ, भोलानाथ का मतलब है शिव, और शिव है अपने आप में भगवान, और भगवान को बोलते हैं अल्लाह, और अल्लाह से अलवर, यानी मास्टर भोलानाथ, भोलानाथ है अलवर के। भोलानाथ से क्या हो जाएगा आपका, भोलानाथ से हो जाएगा आपका शिव, और शिव क्या है, भगवान, और भगवान को क्या बोलते हैं, अल्लाह, और अल्लाह से अलवर। ठीक है। अब है गोपीलाल यादव, ये है धौलपुर से। कैसे याद रखे, देखो गोपी, गोपी से हो जाएगा आपका गोपाल, और गोपाल का मतलब है गायों को पालने वाला, और गायों को पालने वाला मतलब गोपाल। और जब गायों को पालते हैं ना तो आपके दिमाग में ये आता है कि गायें कौन सी, धोली धोली गायें। कहीं भी देख लो अधिकतर गाय धोली पाएगी, यानी गाय शब्द मिलते ही धोली, गाय की परछाई अपने सामने आ जाती है। तो गोपी, गोपी सु गोपालक, और गो कौन सी, धोली, और धोली से क्या हो जाएगा आपका धौलपुर। जैसे कहीं गोपीलाल आ जाएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा ये तो धौलपुर का है। मंगल सिंह, ये धौलपुर के हैं। मंगल, इसकी याद करने की ट्रिक है मंगा दो। अब मंगा से आपका हो जाएगा मंगल सिंह, और दो से आपका हो जाएगा धौलपुर। अब दो से आप दोसा मत कर देना, क्योंकि उस टाइम तो दोसा था ही नहीं, तो दोसा क्यों करोगे। अब है चिरंजी लाल शर्मा, ये है अल करौली से। चिरंजी लाल शर्मा, ये जो सदस्य है ये करौली से हैं, और इसकी ट्रिक है चीर कर दूं। चिरंजी, चीर कर दूं, नहीं कहते हैं कि गुस्से में चीर कर दूं, चीर कर, तो चीर कर से क्या हो जाएगा, चीज से तो आपका हो जाएगा क्या, चीज से तो आपका चिरंजी लाल हो जाएगा, कर से आपका करौली हो जाएगा, बस। अब है शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, और ये अलवर रियासत के थे। इसकी ट्रिक्स है सुभान अल्लाह, यानी सुबह सुबह हर समाज के अपने इष्ट देव को नमन करते हैं। नमन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक समाज सुबह सुबह 4 बजे उठते ही सुबह अल्लाह करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वो ये अल्लाह से दुआ करते हैं, ये मांगते हैं कि हमें किसी प्रकार की कोई बुराई नजर में नहीं होनी चाहिए और कभी सामने नहीं आनी चाहिए। भगवान हमें ऐसा वरदान दो, ऐसी शक्ति दो कि कोई भी बुरी चीज, बुरी नजर हमारे ऊपर नहीं आए, हम किसी प्रकार की बुरी नजरों में से, मतलब हमेशा बुरी नजरों से दूर रहिए, ऐसा कुछ। शोभाराम यानी सुबहान अल्लाह, शोभा से सुबान, अल्लाह साथ में आता ही है, अल्लाह से आपका क्या हो जाएगा अलवर। उदय, उदय भान सिंह, उदय शब्द आते ही हो जाता है, उदय का मतलब है उदय होना, उदय, उदय का मतलब है सुबह, और सुबह का मतलब है सूर्य से, यानी उदय का मतलब किससे हो गया, सूर्य से। और सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, उदय, उदय सबसे पहले होता है धौलपुर में, और जब सबसे पहले जहां पे होगा सुबह शाम सबसे पहले होगी, वही वहां का राजा होगा। सबसे पहले दिन होगा, सबसे पहले सुबह होगी, तो राजा भी सबसे पहले वहीं का बनेगा, तो राज प्रमुख उदयभान सिंह ही है। गणेश देवपाल, गणेश देवपाल, गणेश देवपाल ये उपराज प्रमुख है, ये करौली से है। ऐसे याद करोगे, गणेश यानी गणना कर ले, और गणना से आपका गणेश पाल हो जाएगा, कर ले से आपका क्या हो जाएगा करौली। ठीक है। नीम राणा, ये नीम राणा अलवर रियासत में है, और इसकी ट्रिक से निर्मल, और निर्मल में अल आता है, और अल, अल का होता है अलवर। ठीक है। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग 12,000, लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हल है इसका। अब देखते हैं अपन सेकंड चरण। पहले वाला तो आपको याद हो गया होगा, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप बोलोगे। दूसरा है 25 मार्च 1948, इसका नाम है पूर्व राजस्थान। कौन सा नाम है, पूर्व राजस्थान। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, इसमें 9 रियासत तो शामिल थी कुल,
और दो रियासत थे, दो ठिकाने थे इसमें। जो एक तो कुशलगढ़ था जो बांसवाड़ा में था, और एक लावा था जो टोंक में था। कहीं कहीं जयपुर भी देखने को मिलेगा। कौन कौन सी रियासतें थी? बांसवाड़ा थी, बूंदी थी, डूंगरपुर, साफुरा, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, टोंक, लावा, ये रियासतें और ठिकाने थे। यानी कुल 9 रियासत, ठिकाना दो कौन कौन से? एक कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में है, एक लावा जो कि टोंक में है। ये आपके, अब इनको याद कैसे करें, याद करने का क्या फंडा है वो सब चीजें देखेंगे। ठिकाना कुशलगढ़, और इसका शासक कौन था? राव हरेंद्र सिंह। ठिकाना लावा, इसका शासक कौन था? वंश प्रदीप सिंह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना कौन सा है? लावा। अब कैसे याद रहे ये? अपने पास जो ठिकाने हैं, अपने पास जो ठिकाने हैं वो ठिकाने कितने हैं? अपने पास 3 ठिकाने हैं। एक तो है नीमराणा, नीमराणा। दूसरा है अपने पास कुशलगढ़, कुशलगढ़। और एक है अपने पास लावा, लावा। ये है अपने पास। अब देखो, अब सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? याद करने का बहुत ही शानदार तरीका ये है कि जिसमें सबसे ज्यादा अक्षर है बस वो ठिकाना ही सबसे बड़ा है। कुशलगढ़ में देखो 1 अक्षर, 2, 3, 4, 5, और इसमें 1, 2, 3, 4, और इसमें 1 और 2। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 5 अक्षर वाला, ये सबसे बड़ा हो गया। फिर ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। यानी कुशलगढ़ में 5 अक्षर है, सबसे ज्यादा है, तो कुशलगढ़ सबसे बड़ा हो जाएगा। और लावा में 2 अक्षर है जो कि सबसे कम है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। वह सभी याद हो जाएगा। यानी कुशलगढ़, फिर उससे छोटा नीमराणा, नीमराणा से छोटा लावा। राज प्रमुख इस संघ का किसे बनाया गया था? महाराव भीम सिंह को। और ये कहाँ के थे? कोटा के। महाराव भीम सिंह, इसको राज प्रमुख बनाया गया था, और ये कहाँ के थे? कोटा के। अब ये कैसे पता चले, ये कैसे याद रहे कि भीम सिंह कोटा का था? भीम जो कि सबसे शक्तिशाली था, और जो सबसे शक्तिशाली होता है वो सबको कूटता है, सबको कूट देता है। सबको क्या कर देता है? कूटता है। भीम सिंह, आपको पता चल गया कि भीम सिंह यानी भीम, भीम यानी बहुत शक्तिशाली, और शक्तिशाली सबको कूटता है, और कूटता से कोटा हो गया। ठीक। अब आगे देखो, ये उपराज प्रमुख है। उपराज प्रमुख इन्होंने बनाया है बहादुर सिंह को, और बहादुर सिंह है बूंदी का, और बहादुर में बहारा है, बहादुर यानी बूंदी, तो ये सीधा ही रिलेट हो रहा है, तो इसको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कोटा है, कोटा को इन्होंने राजधानी बना दी। प्रधानमंत्री है गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। अब ट्रिक से क्या है देखो, उस दौरान क्या थी कि कई रियासत अड़ियल स्वभाव की थी, और इस वजह से उन्होंने इस चीज का विरोध किया कि हम अलग से रहना चाहते हैं, हम संघ में नहीं मिलना चाहते हैं। तब जो वहां के कार्यकर्ता थे, जो एकीकरण का काम कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके कार्यकर्ताओं ने उनको खरी खोटी सुनाई। तब हल्की फुल्की खरी खोटी सुनाई, तो मत्स्य संघ बना। उसमें एक आदि जो रियासत थी उन्होंने आका नाकी करी, आनाकानी करी, तो उनको वो खरी खोटी सुनाई। तब उनकी मिर्ची लगी, जलन लगी, तन बदन में आग लगी। आग से ये रिजल्ट निकला कि वो भाग भाग करके संघ में शामिल हो गई। यही कंडीशन आगे सेकंड चरण में आई। जो सीधे साधे थे, जो समझदार थे, उनको लगता है कि भाई एक संघ में रहना बहुत जरूरी है, एक छोटी रियासत होकर के अलग अस्तित्व बनाने में अपन ज्यादा सुखदायी नहीं होंगे, दुखदायी होंगे, तो वो
तो चुपचाप निकल करके संघ में शामिल हो गए। लेकिन कई ऐसे थे जो छोटी रियासत वाले धनी थे, लेकिन वो उसमें शामिल न होकर के अलग से रहना चाहते थे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके कार्यकर्ताओं ने उनको खरी खोटी सुनाई, आडे हाथों लिया। और कई तो ऐसे हैं जो उनको बहुत कुछ सुनानी पड़ी, यानी इतनी इतनी सुनानी पड़ी कि उनके वही मिर्ची लगी। अब पिछले से भी ज्यादा खरी खोटी सुनाई, तन बदन में आर पार मिर्ची लगी, जलन लगे उनकी। और जब लगी तब वो अपने आप ही आकर के कोई पत्थर पे लिख रहा है कि मैं डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, कोई क्या कर रहा है, कोई चुपचाप निकल करके आ रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो ये कंडीशन बनी थी। अब उसी को अपन ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। देखो ट्रिक्स है, पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ाले। अड़ाले का मतलब है लगाना। जब नहीं माने तब उन्होंने ऑर्डर किया, किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूरी 2 मिर्ची, यानी पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ाले। कौन नहीं भागता, कौन नहीं अपने संग में शामिल होता। यानी उनका कहने का तात्पर्य यह था कि इनको अच्छी तरह खरी खोटी सुनाओ, इनको अच्छी तरह समझाओ इनको। तब उन्होंने यानी पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा लो। 2 मिर्ची, पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, बाबूड़ी सा को जबकि में कुण पटा ले। क्या ट्रिक्स है अपनी? पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, बाबूड़ी सा को जबकि में कुण पटा ले। ट्रिक्स क्या है अपनी? पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, बाबूड़ी सा को जबकि में कुण पटा ले। अब देखो इसका विश्लेषण क्या है। पूरी से तो हो जाएगा आपका पूर्वी राजस्थान, 2 से आ जाएगा आपका द्वितीय चरण, भाई ये द्वितीय चरण है। मिर्ची से आ जाएगा आपका मार्च, पीछे से आ जाएगा आपका 25, अड़ाले से आपका हो जाएगा 48। अड़ाले का अर्थ होता है लगाना, अड़ाले से क्या हो जाएगा 48। बा से क्या हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, बू से क्या हो जाएगा आपकी बूंदी, डी से क्या हो जाएगा आपका डूंगरपुर, सा से क्या हो जाएगा आपका साफुरा, को से क्या हो जाएगा आपका कोटा, जय से क्या हो जाएगा आपका झालावाड़, और की से क्या हो जाएगा आपका किशनगढ़। की से क्या हो जाएगा आपका किशनगढ़, यानी इस की से आपका हो जाएगा किशनगढ़। अब देखो कुण से क्या हो जाएगा आपका कुशलगढ़, पै से क्या हो जाएगा आपका प्रतापगढ़, ता से क्या हो जाएगा आपका टोंक, और ले से क्या हो जाएगा आपका लावा। यानी इस पूरी ट्रिक्स में 9 तो रियासत आ गई और 2 ठिकाने आ गई। क्या ट्रिक्स है? पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, यानी कोई अगर नहीं आता है, संघ में शामिल नहीं होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्डर किया है कि 2 मिर्ची अड़ा ले। कैसे नहीं आएंगे? पूरी 2 मिर्ची पीछे, मतलब पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, बाबूडी सा को जबकि में कुण पटा ले, बाबूडी सा को जबकि में कुण पटा ले। पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे डाले, बाबूडी सा को जबकि में कुण पटा ले। अभी 1-2 बार करोगे तब, अब देखो थोड़े से तो होता ही है, अटपटा सा भी लगेगा, लेकिन 1-2 बार आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। क्योंकि जब उस टाइम एकीकरण कर रहे थे तब नहीं माने हैं, तो उनको खरी खोटी सुनानी पड़ेगी। खरी खोटी जिसको सुनाते हैं ना भाई, उसके तन बदन में आग लगती है, और तन बदन में जैसे मिर्ची लगती है वैसे मिर्ची की तरह जलन होती है, और तो अपने आप ही या तो लड़ने लगेंगे या फिर चुपचाप उठ करके शामिल हो जाएंगे। तो इन्होंने चुपचाप उठ करके शामिल हो गया। कोई क्या लिख रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तो इस प्रकार से साइन कर रहा हूं जैसे डेट टू आनंद के लिए साइन कर दिया, ये चीजें। तो इसकी ट्रिक्स हो गई, पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, पूरी 2 मिर्ची पीछे पीछे अड़ा ले, बाबूड़ी सा को जबकि में गुण पटा ले। इसमें सब आ गए। इसकी मुख्य जो बातें हैं वो है, इसका उद्घाटन नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। उसका भी इसने किया था, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। और दूसरा चरण है 25 मार्च 1948, इसको भी नरहरि विष्णु गाडगिल द्वारा किया गया। डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया।
एक तो राज प्रमुख है, एक उपराज प्रमुख, और उससे भी एक छोटा और बनाया गया कनिष्ठ उपराज प्रमुख। तो डूंगरपुर के जो महाराव लक्ष्मण सिंह थे, उनको ये कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया। ध्यान रहे, इस संघ के जो मंत्रिमंडल बना था, इस संघ का जो मंत्रिमंडल बना था उसको स्थगित किया गया था, स्थगित रखा गया था कुछ विवाद की वजह से। इसका क्षेत्रफल 16 यानी 168.07 वर्ग किलोमीटर था, 168.07 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ की कुल जनसंख्या 23.5 लाख थी। यहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 23.5 लाख थी। और इसकी वार्षिक आय कितनी थी? 2 करोड़ से भी अधिक थी। वार्षिक आय 2 करोड़ से भी अधिक थी। यहाँ के जो ठीक है, अब ये तो कई चीजें हैं, सबकी ट्रिक्स नहीं बनाई जा सकती और सब चीजें ट्रिक्स के आधार पे याद भी नहीं होते, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी कि इसकी 23.5 लाख थी लगभग, इसकी वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक था। उस टाइम जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र वीर सिंह, उन्होंने जो विलय पत्र था शामिल जो करने का जो समझौता पत्र था, उनपे उन्होंने ये कह करके हस्ताक्षर किया कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी डेथ वारंट से तुलना कर दी उसने। तभी तो सरदार जी ने खरी खोटी सुनाई। तब ये कोई, हालांकि खरी खोटी सुनाने के बाद में ये शामिल हो रहे हैं, कोई क्या बोल करके हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, कोई चुपचाप होकर रहा है, किसी के माध्यम से हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये सब शामिल हो गए और सरदार वल्लभ जी एकीकरण करने में सफलतम साबित हो गए। अब ध्यान रहे, उक्त जो ट्रिक्स है, जो लॉजिक्स है, वो याद करने की दृष्टि से बनाए गए हैं, कृपया इसे अन्यथा ना ले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो आगे के चरण है वो चरण देखेंगे, फिर इनकी अलग से भी ट्रिक्स बनाएंगे। वो जो आप पढ़ते आए हैं, राज प्रमुखों की अलग से बना दी, प्रधानमंत्रियों की अलग से बना दी, उपराज प्रमुख की अलग से बना दी, इनके उद्घाटनकर्ताओं की अलग से बना दी, यानी लॉजिक ट्रिक्स वगैरह वो भी। अब आपको जो बेस्ट लगे वैसे आप याद कर लेना, लेकिन सारा कंटेंट, सारी लॉजिक और सारी ट्रिक्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।